स्वागत है दोस्तों आपके अपने परिवार जेएनवी एनएमएस भाई नवनीत सर में। मैं आज जो लेकर आया हूँ वो 8वां क्लास का एनसीईआरटी का प्रश्न उत्तर लेके आया हूँ पार्ट 3। ये मेरा पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है इसको अपलोड कर दिया हूँ, आपको जाकर के देख लीजिएगा, नहीं देख रहे तो, और या लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डलवा देंगे। अब हमको क्या करना है कि इसका जो भी प्रश्न है उस चैप्टर 1 के प्रश्न का हम लोग आंसर देखेंगे। और कहा है कि निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। अब निम्न क्या है, जैसे मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना पे कुछ हम लोग अपने शब्दों में 2, 4, 5 लाइन लिखेंगे, यानी एक पैराग्राफ लिखेंगे। और देखिए सवाल तैयार है और इसका आंसर भी तैयार है। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना पहला कदम है। कृषि में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक मिट्टी के पलटना और इसे ढीला करना है। इससे जड़ें मिट्टी में गहराई तक प्रवेश कर सकती है। ढीली मिट्टी में केंचुआ और रोगाणु के पनपने में मदद मिलती है, जो किसान के मित्र है। और यह मिट्टी में ह्यूमस मिलाते हैं। साथ ही मिट्टी को पलटने और ढीला करने से पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी सबसे ऊपर आ जाती है, ताकि पौधे इन पोषक तत्वों का उपयोग कर सके। अब आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन है बुआई। और बुआई का भी एक पैराग्राफ तैयार हुआ है। बुआई जो है कृषि की दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें बीजों को मिट्टी के अंदर डाला जाता है। बोने से पहले उत्तम किस्म के बीजों का चयन किया जाता है, जो स्वच्छ एवं स्वस्थ हो, जो अधिक उपज देती हो और स्वस्थ हो। उसके बाद आता है निराई। निराई खरपतवार को फसलों से हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। जैसे हम निराई में क्या करते हैं कि खुरपी लेते हैं और खुरपी से कृषि औजार का उपयोग किया जाता है। निराई की एक दूसरी विधि पीड़कनाशिया का उपयोग, जिन्हें खरपतवारनाशी भी कहते हैं, यह फसलों में अवांछित पौधों को नष्ट कर देता है। चौथा है थ्रेसिंग। कृषि यानी काटी गई फसलों से बीजों को भूसों से अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। जो बीज हम लोग काट देते हैं और उसको हम भूसा से अलग कर देते हैं, वो प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है, थ्रेसिंग कहलाती है। और थ्रेसिंग कहलाती है। आजकल थ्रेसिंग के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। थ्रेसिंग के बाद बीजों को सुरक्षित भंडारित कर दिया जाता है। आजकल जो है थ्रेसिंग के लिए हम लोग मशीन यूज करते हैं। अब मशीन का यूज जब कर लेते हैं तो उसको भंडारित बीज को एक सुरक्षित जगह पे रख देते हैं, उसी को भंडार कहा जाता है। अब यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि स्पष्ट कीजिए खाद उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है, या उर्वरक और खाद में क्या अंतर है, या अंतर को स्पष्ट करें। तो आप यहाँ आएंगे तो सबसे पहले हम दोनों में अंतर आपको दिखाएंगे कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। जैसे यहाँ देखेंगे उर्वरक, तो उर्वरक तो हम लिए हैं, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है और यहाँ पे खाद है। एक तरफ उर्वरक और एक तरफ खाद। एक नंबर उर्वरक का और एक नंबर खाद का, दोनों जो है दोनों आपको हम दिखा रहे हैं कि इसमें अंतर क्या है। तो उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, लेकिन खाद जो है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट और पौधों के अवशेष से प्राप्त होता है। उसके बाद 2 नंबर में है इसका उत्पादन फैक्ट्री में किया जाता है। यहाँ पे है इसका उत्पादन फैक्ट्री में किया जाता है। किसका उत्पादन, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में किया जाता है, लेकिन खाद खेतों में
तैयार किया जाता है, खाद को खेतों में तैयार किया जाता है। अब नेक्स्ट है उर्वरक में यह मिट्टी की ह्यूमस प्रदान नहीं करता है, मिट्टी को ह्यूमस नहीं देता है, लेकिन खाद जो है मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करता है, वो भी प्रचुर मात्रा में। उर्वरक में जल में इनकी घुलनशीलता के कारण पौधे इसे शीघ्र से अवशोषित कर लेते हैं, जबकि जल में अघुलनशील होने के कारण पौधे में इसका अवशोषण जो है वो धीमी गति से होता है। हाँ, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं, जबकि खाद में इसमें उर्वरकों की तुलना में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पेज भी लिख दिए हैं कि दिक्कत नहीं होगी एनसीईआरटी का। और इस पेज में जो है हम लोग कर रहा है कि 13, 14 और 15 अभ्यास का, और ये खाली स्थानों को भरना है, जो भी उचित इसमें से उचित शब्द जो लगे वो उचित शब्द को इसमें हम लोग को क, ख, ग और घ में डालना है। जैसे प्रश्न उत्तर कर रहा है, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे को क्या कहते हैं? यहाँ पर डैश डैश होगा, यानी फसल कहते हैं। हम यहाँ से फसल उगा करके उसके बाद फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैश होती है, यानी मिट्टी को तैयार किया जाता है, मिट्टी की तैयारी की जाती है। क्षतिग्रस्त बीज डैश की सतह पर तैरने लगेंगे, ये हम कह सकते हैं जल की सतह पर ये तैरने लगते हैं। उसके बाद फसल उगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश, मिट्टी से पोषण तथा जल की आवश्यकता है। यहाँ पोषण भी है, जल भी है, और मिट्टी से हम लोग क्या करते हैं कि सूर्य का प्रकाश हम लोगों को चाहिए। अब नेक्स्ट आ जाता है कि मिलान करना है, और मिलान करना है तो सही विकल्प को चुन करके सही जगह मिलान करेंगे। जैसे विकल्प दिया हुआ है, हम आंसर लिख दिए हैं कि एक का ई होगा, तो एक में खरा है खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल आपका आ जाएगा धान और मक्का। दूसरा रबी फसल क्या आ जाएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग गेहूं, चना और मटर जो दिया हुआ है। रासायनिक उर्वरक में क्या जाएगा? यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। कार्बनिक में क्या जाएगा? पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र, पादप और उसका अवशेष। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो उदाहरण देना है, और दो उदाहरण, जैसे खरीफ का 2 उदाहरण, खरीफ का 2 उदाहरण यहाँ दिया गया है धान एवं मक्का। रबी का 2 उदाहरण गेहूं और चना। उसके बाद में ये 2 उदाहरण खत्म। अब आपका प्रश्न आता है सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षण करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन करें। प्रश्न आपका है कि सिंचाई किसे कहते हैं? जल का संरक्षण करने वाले सिंचाई के 2 विधियों का वर्णन करना है। उत्तर में है विभिन्न अंतरालों पर फसलों को जल देना, जल या आपूर्ति को सिंचाई कहा जाता है। यानी भिन्न अंतराल पर जब हम लोग फसलों को जल देते हैं तो उसी प्रक्रिया को हम लोग सिंचाई कहते हैं। सिंचाई की 2 विधि जो जल का संरक्षण करती है वो इस प्रकार है। अब देखेंगे कि ये सिंचाई का जो है कौन कौन विधि। तो सिंचाई का मैंने 2 विधि लिया है, जल संरक्षण का, और एक विधि का नाम है छिड़काव प्रणाली और दूसरा का नाम है ड्रिप प्रणाली। अब इसको डिफाइन करेंगे कि छिड़काव प्रणाली क्या है। इस विधि के तहत लंबवत पाइप शीर्ष पर नोजल को घुमाते हुए नियमित अंतराल पर मुख्य पाइप लाइन से जोड़ देते हैं,
जब पंप की मदद से पानी को मुख्य पाइप से माध्यम से बहने दिया जाता है, यह घूर्णन नलिका से बच जाता है और इसमें छिड़काव जाता है जैसे कि बारिश हो रही है। अब दूसरा आपका जल संरक्षण का विधि है ड्रिप प्रणाली। इस प्रणाली में पानी पौधों के जड़ों में एक एक बूंद कर करके पहुंचता है। यह फलों के पौधों, बगीचों और पेड़ों को पानी देने की सबसे अच्छी तकनीक है। अगर हमको ड्रिप प्रणाली से किसी फल में या फसल में या बगीचा में या पौधों में या पेड़ों में पानी देना है तो ये ड्रिप प्रणाली जो है बहुत अच्छा प्रणाली है, अच्छी टेक्निक माना जाता है। पानी बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाता है। यह उन क्षेत्रों में से एक वरदान है जहां पानी की कमी है। जिस जगह पे पानी की कमी है वहां पे हम ड्रिप प्रणाली से पानी को बचाते हुए पौधे का उत्पादन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब आते हैं 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि ये गेहूं को खरीफ ऋतु में बोया जाए तो क्या होगा। आइए इस पे चर्चा करते हैं। उत्तर है गेहूं एक रबी फसल है, इसलिए इसे ठीक से बढ़ने के लिए ठंडी जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। गेहूं क्या है कि रबी फसल है और गेहूं को बढ़ने के लिए उसको जलवायु परिस्थिति ठंडा जलवायु चाहिए। यदि इसे खरीफ मौसम में बोया जाता है तो अत्यधिक बारिश के कारण यह क्या हो जाएगा, इसका विनाश हो जाएगा, यह विकसित नहीं होगा। अब 8 नंबर प्रश्न पे आते हैं कि खेतों में लगातार फसल उगाने से, बहुत अच्छा प्रश्न है और भी यही प्रश्न है कि खेतों में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी व्याख्या करते हैं। अगर किसी खेत में लगातार हम फसल ही उगाएं तो हमारी मिट्टी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए वो गेहूं बो दिए, गेहूं के बाद में धान बो दिए, धान के बाद में मक्का बो दिए, मतलब ये लगातार प्रक्रिया हम अपने खेतों में कर रहे हैं तो उस पे मिट्टी पे क्या असर पड़ेगा। तो देखिए खेतों में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि की कमी हो जाती है, जिससे उसकी उर्वरकता भी कम हो जाती है। ये उर्वरकता, मिट्टी की उर्वरक शक्ति जो है वो कम हो जाती है। यही कारण है कि खेतों में लगातार फसल नहीं उगानी जानी चाहिए। खेत को कुछ समय के लिए परती छोड़ देना चाहिए या खाली छोड़ देना चाहिए। यानी दो फसलों के बीच में जो है कम से कम 2 या 1.5 महीना का अंतर होना चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि गेहूं को काटते हैं और जैसे गेहूं हमारा कट जाता है आपका अप्रैल यानी मार्च और अप्रैल में जैसे गेहूं कटता है तो हम लोग मई में खेत को छोड़ देते हैं, खाली छोड़ेंगे। जून में भी हम लोग जून में प्रक्रिया करेंगे धान रोपने का। फिर भी अब क्या होता है कि उसका उर्वरक शक्ति मिट्टी को और ज्यादा मिल जाता है। अब प्रश्न है 9 और 9वां प्रश्न क्या कहता है कि खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, खेत में कई अवांछनीय पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। खेत में कई प्रकार के अवांछनीय पौधे हैं जो फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा पर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालता है। अगर फर ज्यादा खेतों में फर हो जाएगा तो वो क्या करेगा, फसल को बढ़ने नहीं देगा, फसल को मोटाने नहीं देगा, तो उसमें बीज आएगा नहीं, यानी वो फसल को नुकसान कर देता है। तो खरपतवार हटाना बहुत जरूरी है। अब देखिए प्रश्न कहा है कि इस पे नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे पैराग्राफ पढ़ेंगे और लिखेंगे खरपतवार नियंत्रण करने की विभिन्न तरीका है।
रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रित किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। फसल, अब ये रसायन जो है जिसको खरपतवार नाशी कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 2,4-D। 2,4-D एक खरपतवार नाशी रसायन है। फसल उगाने से पहले खेत में खरपतवार को उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्प एवं बीज बनने से पहले होता है। जैसे खेतों से जब हम खरपतवार को हटाएंगे, जब उसमें बीज होने से पहले या जब वो पुष्प होता है, फूल होता है, उससे पहले अगर हम खरपतवार को हटा देंगे तो वो फूल जो है खूब बढ़िया बीज देगा और बड़ा से बड़ा देगा, जिससे किसान को फायदा मिलेगा। अब क्या कर रहा है, खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। तो खरपतवार को हम क्या करते हैं, या तो हाथ से अगर निराई कर रहे हैं तो क्या करेंगे, उसको जड़ से पकड़ेंगे और उसको सूर सहित उखाड़ देंगे, और अगर हंसुआ वगैरह से कर रहे हैं तो उसको जड़ से एकदम काट के हटा देंगे कि दोबारा वो आएगी। उसके बाद सूख कर मर जाते हैं, यहाँ मर जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाएं कि गन्ने की फसल उगाने का रेखांकित चित्र तैयार हो जाए। तो गन्ने की फसल के लिए जैसे दिया हुआ है, फसल को चीनी मिल में भेजना। उसके बाद में ये आपका प्रश्न दिया हुआ है, जैसे आप क्रम बताना है कि कैसे कैसे आप एक गन्ना का फसल को आप तैयार करेंगे और लास्ट में, शुरू में क्या करेंगे और लास्ट में क्या होगा। तो देखिए आपका ऑप्शन है, फसल को चीनी मिल में भेजना, सिंचाई करना, कटाई करना, बुआई करना, मिट्टी तैयार करना, खेत की जुताई करना और खाद देना। अब इसको हम लोग क्रम वाइज लगाएंगे कि गन्ना का खेती करते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे कि मिट्टी को तैयार करेंगे। जैसे हम बताए थे कि मिट्टी का तैयार करना ये पहला प्रक्रिया होता है कृषि में। दूसरा, खेत की जुताई कराना, जब मिट्टी हम तैयार कर देते हैं खेत जुताई, और उसके बाद में बुआई करा देते हैं। बुआई कराने के बाद हम उसमें खाद डाल देते हैं, और खाद देने के बाद में उसका सिंचाई करते हैं, और खूब सिंचाई करने के बाद में हम लोग उसका कटाई कर लेते हैं, और कटाई के बाद में उस फसल को हम लोग चीनी मिल में भेज देते हैं। फाइनल रूप से हमारा गन्ना बन के तैयार हो गया और जाकर के चला गया और मिल में। अब 11 नंबर प्रश्न जो है यह कह रहा है कि नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। शायद इसमें पहेली तो नहीं कहीं दिया हुआ है, लेकिन उसमें आपके बुक में है, तो सजाना है आपका पजल के जैसा। उसमें रहट भी भराया है, सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका रहट, बड़े पैमाने पर पालतू पशु की उचित देखभाल करना, पशुपालन लिखा हुआ है आपका पजल टाइप में। उसके बाद में फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे रबी फसल कहते हैं। चित्र में खरीफ लिखा है पर तीर रबी की ओर संकेत कर रहा है। अब इतना हम आपके फसल पक जाने के बाद कटाई, बाईं से दाईं ओर, जैसे शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसल, एक ही किस्म के पौधे को जब बड़े पैमाने पर लगाते हैं तो उसको फसल कहते हैं। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि ये हम जो भी टॉपिक लेके आए थे आप बड़ी सावधानी के साथ इसको पढ़िएगा, धैर्य के साथ पढ़िएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में आप राय भी जरूर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना नहीं भूलें। जय हिंद।